आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि अमेरिका ने नाटो की स्थापना की 1949 में और यूएसएसआर ने 1955 में वर्सा संधि की स्थापना की। अब उसके आगे हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशियाई हिस्सा पर गठबंधन का तरीका अपनाया, जैसे कि उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया, सीटों की स्थापना करती। जैसे इससे पहले क्या था कि यूएसएसआर ने क्या किया था, वहाँ पे शक्ति का नियंत्रण किया था, अपने शक्ति को प्रभाव दिखलाया था वहाँ पर, जो पूर्वी एशियाई था वहाँ पर। उसी के आधार पर उसने क्या किया, अमेरिका ने सीटों की स्थापना कर दी 1954 में, जिसका फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद यूएसए ने सेंटो की स्थापना कर दी, केंद्रीय संधि संगठन 1955 में किया गया था, जब वर्सा संधि बनाया गया था। तो इसका अर्थ ये था कि ये जो था केंद्रीय संधि संगठन, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो केंद्रीय जो एरिया थे, एशिया का जो केंद्र है, उसके ऊपर इस संधि का बनाने का मेन मुख्य उद्देश्य था। अब वहीं पर हम आगे बात करते कि जो महाशक्तियाँ थी वो छोटे देशों को अपने गुट में शामिल क्यों करना चाहती थी, क्यों करना पड़ा, ये भी हम समझ लेंगे। और यहीं पर एक और क्वेश्चन है, ये पहले बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि एग्जाम में जरूर आते हैं क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट है, लिख लेना। आप अपने नोट अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, वरना टेलीग्राम ग्रुप में आप ये नोट्स डाल दिया जाएगा। तो जो महाशक्ति थी वो छोटे देशों को अपने गुट में इसलिए शामिल करते थे क्योंकि सबसे पहले ध्यान दीजिए कि महत्वपूर्ण संसाधन थे, जैसे तेल और खनिज, इन सब की आपूर्ति कहाँ से हो रही थी, छोटे देशों के पास जो संसाधन से उनसे ये प्राप्त कर रहे थे महाशक्ति, उनका यूज़ कर रहे थे। अब उससे क्या और फायदा क्या था, दूसरा फायदा कि भू क्षेत्र, जैसे कि हथियारों का संचालन करने के लिए आपने एग्जाम्पल में देखा क्यूबा मिसाइल संकट में, वहाँ पर भू क्षेत्र यूज़ किया था, किसका, क्यूबा का, किस लिए, हथियार परमाणु मिसाइल वहाँ पे तैनात करने के लिए। तो इस प्रकार भू क्षेत्र का प्रयोग करते थे कौन, सुपर पावर, महाशक्तियाँ। दो महाशक्तियाँ थी, आप ध्यान रखिएगा। और सैनिक ठिकाने के लिए वहाँ पे एक दूसरे की जासूसी कर सके, सैनिक ठिकाने ही बना लेते थे। जैसे कि आपने क्यूबा में देखा कि वहाँ पे सैनिक ठिकाने बनाए, वहाँ पे मिसाइल तैनात किया, और अमेरिका को बहुत इलाके पर वो मिसाइल दाग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, आपने ये भी पढ़ा है। और चौथी जो बात थी वो थी आर्थिक मदद। जो छोटे देश थे वो सैन्य वहन करने में मददगार थे, मतलब कि आर्थिक मदद छोटे देशों से मिलती थी। अगर आप यहीं पे बात कर लोगे कि जो छोटे देश थे वो महाशक्तियों में क्यों शामिल होते थे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसका भी आप पॉइंट ये कर सकते हो कि उनको सुरक्षा प्रदान होता था, उनको आर्थिक मदद देता था कौन, महाशक्ति की तरफ से आर्थिक मदद मिलते थे। तो ये सब आप पॉइंट ऐड कर सकते हो। अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया, शीत युद्ध के दायरे। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, क्वेश्चन बहुत बनते नहीं, एक ही क्वेश्चन बनते हैं, और एक ही क्वेश्चन इस तरह घुमा के एग्जामिनर पूछता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना कि शीत युद्ध के दायरे क्या है। ये पूरा आपके एनसीईआरटी की बुक से टॉपिक वाइज में यहाँ पे वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप अपने बुक के अंदर भी देख सकते हैं। आपका ये टॉपिक है शीत युद्ध के दायरे। तो शीत युद्ध के दायरे का मतलब पहले समझने से पहले अब इसका एक डेफिनेशन मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप देखो इसको ध्यान से। जैसे कि देख पा रहे होगे आप कि शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनकी होने की संभावना बनी, लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। बिल्कुल इजी है। देखो शीत युद्ध के दायरे का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं ये एक सर्कल बना रहा हूँ, तो ये क्या है, एक सर्कल मान के चलो कि ये शीत युद्ध का सर्कल है। इसके अंदर जब आपस में जो कंट्री शामिल थे, महाशक्ति जो शामिल थी, और उनके अंदर जो छोटे मोटे देश थे, और इनके बीच में जो युद्ध हुआ, आमने सामने छोटा मोटा जो युद्ध हुआ, जैसे कि आपको पता है कि 1945 में 1961 में मिसाइल तैनात कर दिया गया था क्यूबा में। उसी प्रकार वो छोटा सा एक वो था, लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। तो इसी प्रकार जब महाशक्तियों में जो छोटे मोटे देश शामिल थे, उनके बीच में, उन देशों के बीच में जब भी युद्ध के अवसर आए या संभावना बनी, लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, उसको हम शीत युद्ध के दायरे कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लिख लेना, मैंने बुक से एज इट इज़ आपको लिख के शो कर रहा हूँ आपके सामने।
अब हम समझते हैं कि इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है। अगर आप इसको और इजी वे में याद करना चाहते हो तो ये कह सकते हो कि जब तक दोनों महाशक्तियों में शामिल देश एक दूसरे के सामने आए अर्थात कि युद्ध होने की संभावना बनी दोनों देशों के बीच में। जैसे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने क्यूबा मिसाइल संकट देखा कि वो छोटी सी संभावना है। और यहाँ पे मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ, छोटा सा होमवर्क है, आपको बताना है कि कौन से ईयर में किस कंट्री में छोटे मोटे युद्ध हुए। जैसे कि मैंने इसके सामने लिखा है 1950-53 में बर्लिन युद्ध, लेकिन 1950-53 में नहीं हुआ था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर कि इसका सही आंसर क्या है। 1958 और 60 में कांगो, ये इसका आंसर नहीं है। मैंने सामने लिखा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर ये है। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। 1960s में जैसे कि कोरिया लिखा है मैंने, तो आपको इसको सही फॉर्म में, मतलब कि जो बोलते हैं ना मिलान कीजिए, इस तरह का है एक काम, ठीक है। तो इससे आपकी पेपर की भी तैयारी हो जाएगी। तो अब आगे चलते हैं। शीत युद्ध के दायरे का जो मीनिंग है मैंने आपको शुरू में बता दिया, तो आप समझ चुके होगा आई होप। और हम विश्व परमाणु युद्ध, और देखो इससे क्या हुआ, शीत युद्ध के दायरे का अर्थ ये है कि इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ, विश्व क्या था, परमाणु युद्ध से बचा रहा। अब देखो इसके आगे क्या होता है, इस तनातनी के कारण दोनों सुपर पावर के बीच में क्या हुआ, संवाद होने बंद हो गए। संवाद मीन्स कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था इन दोनों के बीच में, कि अब मतलब कि शीत युद्ध का जो ये टाइम चल रहा था, जो पीरियड था, इन दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं था, कोई बात कराने वाला नहीं था। तो अब क्या होने लगा था, मन मुटाव होने लगा था और छोटे मोटे युद्ध होना ज़्यादा शुरू हो गए थे। जैसे कि अभी आपने देखा कि इन ईयर में इन सब कंट्री में क्या हुआ था, छोटे मोटे युद्ध हुआ था। जैसे कि अब एक एग्जांपल मैं बताते रहा हूँ, 1952-53 में दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच में युद्ध हुआ था। तो इसी प्रकार होने लगे थे। तो इसके बाद एक महत्वपूर्ण आंदोलन होता है, जैसे कि आपको चैप्टर के नाम में ही इस बार जोड़ दिया गया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो अब यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो मुख्य नेता थे वो मुख्य एक भूमिका निभाएंगे, अभी आप देखोगे। तो ऐसे में क्या हुआ, दोनों महाशक्ति के बीच में संवाद कराने के लिए जो बाहर के देश थे, जो इन दोनों महाशक्ति में शामिल नहीं थे, उन देशों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऐसे में देखिए, जो सबसे पहले निकल के आते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में मध्यस्थता करवाई थी। जो 1953 में युद्ध हुआ था दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया के बीच में, तो वहाँ पे जो मध्यस्थता कराई थी अर्थात समझौता जो कराया था, वो कौन थे, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब कांगो युद्ध में क्या हुआ था, एक कांगो युद्ध भी हुआ था, उसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कब हुआ था। तो कांगो युद्ध में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी वहाँ पर। अब इसके आगे हम डिस्कस करने से पहले अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि संवाद तो जारी नहीं था, लेकिन समझौता करवा रहे थे, मध्यस्थता कराई जा रही थी। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने करवाया और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने करवाया कांगो युद्ध में। उसी दौरान क्या हुआ, अब इसी प्रकार चलता रहा, लेकिन दोनों महाशक्ति को समझ में आने लगा था कि अगर इन्होंने परमाणु यूज़ किया, कभी छोटे से भी युद्ध में परमाणु का यूज़ कर दिया, तो इससे बहुत भयंकर मुसीबत आ जाएगी। तो इन दोनों महाशक्ति की समझ में आया, इन्होंने एक समझौता किया, अर्थात 1960 के दशक में जाके इन्होंने 3 परमाणु संधि किए। किन्होंने, USSR एंड USA और USSR के बीच में 3 परमाणु संधि हुए थे, जिसमें प्रथम था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु परीक्षपात परिसीमन संधि। 1960 के दशक में हुआ था दोस्तों। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके 2 मार्क्स में कि 1960 के दशक में कौन से 2 या 3 परमाणु संधि हुए थे, बताइए। तो आप बता सकते हैं। तो ओके दोस्तों, आपको, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मतलब कि इसको शेयर करेंगे ज़रूर। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताइए मेरे को, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट करके आपके समक्ष नेक्स्ट टाइम से उस रूप में प्रेजेंट कर सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।